हेलो एवरीवन। हम एनसीईआरटी कर रहे थे 11th क्लास की, जिसमें कि हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए थे ज्योग्राफी के। आज हम 4th चैप्टर करेंगे। जो 4th चैप्टर है 11th क्लास का, वह महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, इसके बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी? ऑप्शन ए है अल्फ्रेड वैगनर, ऑप्शन बी है अब्राहम ओरेंटेलियस, ऑप्शन सी है आर्थर होम्स और ऑप्शन डी है एंटोनियो पेलेग्रिनी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, अब्राहम ओरेंटेलियस। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक सममिति है। इस समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने उत्तर व दक्षिण अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया था। विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1996 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम ओरेंटेलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन ए है अल्फ्रेड वैगनर, ऑप्शन बी है अब्राहम ओरेंटेलियस, ऑप्शन सी है हैरी हेंस और ऑप्शन डी है आर्थर होम्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अल्फ्रेड वैगनर। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय क्रस्ट की उत्पत्ति के समय एक वृहद पैंजिया यानी संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसके चारों तरफ विस्तृत जलीय भाग पैंथालासा जल ही जल था। पैंजिया के मध्य में एक उथला एवं संकीर्ण महासागर टैंथिस सागर था। सेकंड है, पैंजिया के विखंडन के फलस्वरूप दक्षिणी भूखंड लॉरेशिया कहलाया। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है न तो एक न ही दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक सही है और दो गलत है। क्यों गलत है देख लेते हैं। इसकी व्याख्या, वैगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड के भाग थे तथा यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इसे बड़े महाद्वीप को पैंजिया का नाम दिया। पैंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर को पैंथालासा कहा, जिसका अर्थ है जल ही जल। वैगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इसे बड़े महाद्वीपीय पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पैंजिया के विखंडन के फलस्वरूप दक्षिणी भूखंड गोंडवाना लैंड तथा उत्तरी भूखंड लॉरेशिया के रूप में विभक्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में किन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है? फर्स्ट है, महाद्वीपों की तटरेखा की साम्यता। सेकंड है, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। थर्ड है, प्लेसर निक्षेप और फोर्थ है, महासागरों के किनारे ज्वालामुखी क्षेत्र। ये कूट दिए गए, इनमें से हमें आंसर बताना है। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 1, 2 और 3। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका महाद्वीप की तटरेखाओं में अद्भुत व त्रुटि रहित साम्यता है। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। उदाहरण दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरेसिक कल्प के हैं। भारत, अफ्रीका, फोकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अटलांटिका और ऑस्ट्रेलिया में टिलाइट की उपस्थिति। घाना के अफ्रीका के तट पर सोने के प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं, जबकि उद्गम चट्टानें अनुपस्थित हैं। इस प्रकार की मूलभूत चट्टानें ब्राजील तट पर पाई जाती हैं। लेमुर नामक जीव भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलमंडल लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकारा। अतः जीवाश्म के वितरण द्वारा भी महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को प्रमाणित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टिलाइट को परिभाषित करता है?
ऑप्शन ए है यह अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेप से बनती हैं। ऑप्शन बी है यह ज्वालामुखी पदार्थों के अवसादों से निर्मित चट्टानें हैं। ऑप्शन सी है यह समुद्री जलधाराओं के अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियां हैं। और ऑप्शन डी है ये मरुस्थलीय क्षेत्रों के सतह के नीचे पाए जाने वाले समुद्री जीवों के अवशेष हैं। व्याख्या टिलाइट वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेप से निर्मित होती हैं। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना लैंड श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों से मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट हैं जो विस्तृत व लंबे समय तक हिमावरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फोकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अटलांटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए कौन सा या कौन से बल उत्तरदायी हैं? फर्स्ट है पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल, सेकंड है ज्वारीय बल, थर्ड है गुरुत्वाकर्षण बल और फोर्थ है मेंटल भाग में संवहन धाराओं के द्वारा उत्पन्न बल। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1 और ऑप्शन डी है 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है केवल 1 और 2। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण थे। फर्स्ट है पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल और सेकंड है ज्वारीय बल यानी कि टाइडल फोर्स। और ध्रुवीय फिलिंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है बल्कि ये भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। दूसरा बल है ज्वारीय बल जो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होता है। वैगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपों के विस्थापन के संबंध में ऑर्थर होम्स द्वारा प्रस्तुत संवहन धारा सिद्धांत के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कन्वेंशनल करंट थ्योरी के बारे में। फर्स्ट है, इस सिद्धांत के तहत पृथ्वी के मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की गई। सेकंड है, इस सिद्धांत के अनुसार महासागरीय नितल की चट्टानों में सामान्य व उत्क्रमण चुंबकत्व क्षेत्र की पट्टियां पाई जाती हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है केवल 1। 1930 के दशक में ऑर्थर होम्स ने पृथ्वी के मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग से उत्पन्न होती हैं। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे नेटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। यह उन प्रभाव बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, समुद्र अधिस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटके व गहरी खाइयां प्राय महाद्वीपों के किनारे पर स्थित हैं। सेकंड है, महासागरीय चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों। महासागरों की बनावट और आकार पर विस्तृत शोध यह स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का अधिस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है वरन उनमें भी उच्चावच पाया जाता है। महासागरों की अधिस्थली ओशन बेसिन फ्लोर या बॉटम में जलमग्न पर्वतीय कटके व गहरी खाइयां हैं जो प्राय महाद्वीपों के किनारे पर स्थित हैं। महासागरीय परपटी की चट्टानों के काल निर्धारण ने यह तथ्य स्पष्ट कर दिया कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन हैं। महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित हैं, उनकी आयु व रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सम्मिलित हैं? फर्स्ट है महाद्वीपीय सीमा, महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग। सेकंड है वितलीय मैदान, ये महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद द्वारा निर्मित। थर्ड है मध्य महासागरीय कटक, प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न प्रकार के द्वीप। अब इनमें से कौन से सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1 और 2। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 1 और 2 सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। केवल युग्म 1 और 2 सम्मिलित हैं। गहराइयां व उच्चावाच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को निम्नलिखित 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है महाद्वीपीय सीमा, सेकंड है वितलीय मैदान और थर्ड है मध्य महासागरीय कटक। तो महाद्वीपीय सीमा यानी कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, यह महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। इसमें महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयां आदि शामिल हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि ऐसे पूछ लेते हैं कि जो महाद्वीपीय सीमा है इसमें कौन से भाग समुद्र के शामिल है, समुद्र बेसिन के। तो ये महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय ढाल और महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयां इसमें शामिल हैं। अब वितलीय मैदान में देख लेते हैं क्या क्या है। ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। वितलीय मैदान वह क्षेत्र जहां महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। महासागरीय जल में डूबी हुई है, पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है? ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, बी है अटलांटिक महासागर, ये तो सबको ही पता होगा, और ऑप्शन सी है हिंद महासागर और डी है आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सागरीय अधिस्थल का विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैंस ने किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? ऑप्शन ए मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं, ऑप्शन बी है विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, ऑप्शन सी है मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के निर्माण के समय में समानता, और ऑप्शन डी है गहराइयों के साथ भूकंप उद्गम केंद्र का विश्लेषण। तो इसमें ऑप्शन बी सही है इसका आंसर, विभिन्न महाद्वीपों के में जीवाश्मों का वितरण। व्याख्या देख लेते हैं। हैंस ने 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसे सागरीय अधिस्थल विस्तार के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना का प्रमुख आधार था मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार एक सामान्य क्रिया है और ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं हैं। गहरी खाइयों में भूकंप उद्गम केंद्र अधिक गहराई पर हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा प्रस्तुत की। सेकंड है, विवर्तनिकी प्लेट महाद्वीपीय महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना है। थर्ड है, महासागरीय स्थलमंडल प्लेट की मोटाई महाद्वीपीय स्थलमंडल प्लेट से अधिक है। इसमें कितने सही हैं? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 सही हैं। सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों की महाद्वीपों व महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई। सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की जिसमें प्लेट विवर्तनिका कहा। एक विवर्तनिकी प्लेट, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार खंड है जो महाद्वीपीय महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना है। यह प्लेट दुर्बलता मंडल का पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है।
स्थल मंडल में पर्पटी एवं ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है, जिसकी मोटाई महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों में लगभग 200 किलोमीटर है। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेटों में विभक्त है। सेकंड है, मुख्य प्लेट केवल नवीन वलित पर्वतों के द्वारा सीमांकित होती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल एक। व्याख्या देख लेते हैं। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियां, खाइयां और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी प्लेट मुख्य प्लेट नहीं है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका प्लेट, बी नजका प्लेट, सी यूरेशिया प्लेट और डी प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो ये नजका प्लेट ही मुख्य प्लेट नहीं है, बाकी सब है। मुख्य नजका प्लेट एक महत्वपूर्ण छोटी प्लेट है जो दक्षिणी अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेटों में विभक्त है। वो 7 मुख्य प्लेटें कौन सी, उनके नाम देख लेते हैं। फर्स्ट है अटलांटिक प्लेट, सेकंड है उत्तर अमेरिकी प्लेट, थर्ड है दक्षिण अमेरिकी प्लेट, फोर्थ है प्रशांत महासागरीय प्लेट, फिफ्थ है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, सिक्स्थ है अफ्रीकी प्लेट और सेवेंथ है यूरेशियाई प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थलमंडल को 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेटों के उदाहरण हैं? ऊपर हमने मुख्य प्लेटें देख ली थी कि 7 मुख्य प्लेट हैं। अब छोटी प्लेट देख लेते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट है कॉकस प्लेट, थर्ड है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, सेकंड है अरेबियन प्लेट और फोर्थ है फ्यूजी प्लेट। तो इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 3 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 4। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 1, 2 और 4। व्याख्या देख लेते हैं। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है कोकोस प्लेट, सेकंड है नजका प्लेट, थर्ड है अरेबियन प्लेट, फोर्थ है फिलीपीन प्लेट, फिफ्थ है कैरोलिन प्लेट और सिक्स्थ है फ्यूजी प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट संचलन के फलस्वरूप बनने वाले प्लेट सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन है अपसारी सीमा के अंतर्गत प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में हटती हैं। बी है अपसारी सीमा पर नई परपटी का निर्माण होता है और ऑप्शन सी है अभिसरण सीमा पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और यहाँ पर भूपरपटी नष्ट होती है। ऑप्शन डी है रूपांतर सीमा पर नई परपटी का निर्माण और नई परपटी का विनाश दोनों होता है। उत्तर डी सही है इसमें। व्याख्या देख लेते हैं। प्लेट संचलन के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेटें सीमाएं बनाती हैं। फर्स्ट है अपसारी सीमा, सेकंड है अभिसरण सीमा और थर्ड है रूपांतर सीमा, जहां न तो नई परपटी का निर्माण होता है और न ही परपटी का विनाश होता है। उन्हें रूपांतर सीमा कहते हैं। इसका कारण है कि सीमा पर प्लेट एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। रूपांतर भ्रंश यानी कि ट्रांसफॉर्म फोल्ड्स 2 प्लेटों को अलग करने वाले तल हैं जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हिमालय पर्वतीय श्रेणी के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह से प्लेट सीमा है, मतलब किस तरह की प्लेट सीमा है। ऑप्शन है महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण, ऑप्शन बी अपसारी सीमा, ऑप्शन सी रूपांतर सीमा और ऑप्शन डी है महाद्वीपीय अभिसरण। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, महाद्वीपीय और महाद्वीपीय अभिसरण। व्याख्या देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के साथ भारतीय प्लेट की सीमा महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है। तो यहाँ पर ये हमारा 4th चैप्टर 11th क्लास के NCERT का समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा।